फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस में। दोस्तों, अपन साइंस की सीरीज़ को पढ़ रहे हैं। मंडे एग्ज़ाम के लिए मैंने सीरीज़ को नाम दिया है कि 25+ MCQs विज्ञान के हम लोग लेके आए हैं। तो आप ये मान के चलिए कि MCQs तो हैं वो, लेकिन उसमें हम लोगों को जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसकी थोड़ी सी थ्योरी भी हम लोगों को पढ़ना है, हमें समझना है कि भाई वो होता क्या है। अब जैसे कि ये टॉपिक आपका है कि पादप जगत का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, यानी जो आपके पौधे वगैरह होते हैं उनका वर्गीकरण क्या है, तो उसको समझने के लिए आपको हम लोगों को याद रखना है। तो ये सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर अपलोड हो चुका है, ये सेकंड लेक्चर है। ऐसे करीब हम लोग 60 से 70 लेक्चर लेने वाले हैं। तो दिया गया है 2500 MCQs, लेकिन लगभग आप ये मानिए कि करीब आपको मतलब बहुत सारे लेक्चर इसमें और बहुत सारे फैक्ट, लगभग 4000 फैक्ट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो ये आपको बताया गया है कि पादप जगत को मुख्य रूप से उनके शारीरिक लक्षणों और प्रजनन के तरीकों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यानी कि उनके जो लक्षण हैं वो कैसे हैं, शरीर की बनावट कैसी है, यानी कैसे पौधे हैं, उसके आधार पर उनको वर्गीकृत किया जाता है। इनके वर्गीकरण में मुख्य रूप से एल्गी है ना, बायोफाइटा यानी मास टेरी, आपका फोडोफाइटा यानी फर्म, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आवृतजीवी शामिल होते हैं। बायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को क्रिप्टोगैम या बीज रहित पौधे भी आपका कहा जाता है, जबकि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को आपका बीजधारी पौधे के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, अब इसमें बीज फलों के अंदर होते हैं, किसमें, एंजियोस्पर्म में। अब अपन ये जानते हैं कि भाई जो बॉटनी आप लोग पढ़ रहे हैं तो बॉटनी कैसे है, कहाँ से आई। तो सबसे पहले जीव विज्ञान की 2 शाखाएं हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान का जो पिता है वो किनको कहा जाता है, अरस्तु जी को कहा जाता है, और थियोफ्रास्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, देखिए कि अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया में ये लगभग उन्होंने बताया है कि करीब लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया है, इसलिए इन्हें जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है ना। थियोफ्रास्टस ने अपनी पुस्तक में लगभग 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया है, इसलिए इनको वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, कैरोलस लीनियस ने एक बुक लिखी है, ठीक है, जिसमें उन्होंने सभी जीवों के वर्गीकरण के लिए उन्हें 2 भागों में बांटा गया है, पादप जगत और जंतु जगत। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब पादप जगत के वर्गीकरण के लिए कुछ प्रमुख आधार हैं। ठीक है, इनके लिए हम लोगों ने क्या किया है, कुछ बेसिस दिए हैं कि इनका क्लासिफिकेशन किस तरीके से हो, कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, तो ये पादप शरीर का विकास यानी उनका किस तरीके से विकास हो रहा है, यानी डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट बॉडी, यानी जो पौधों की बॉडी है उसका विकास किस तरीके से होता है। क्या पौधों में शरीर में जड़ हैं यानी रूट्स हैं, ठीक है, तना है, स्टीम है, या लीव्स पत्तियां हैं या नहीं है। तो ये सारे अंगों के आधार पर जो होता है उनका वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे संवहन ऊतक की उपस्थिति, यानी उसमें जो ऊतकों की उपस्थिति है, टिश्यूज की उपस्थिति है, उसके आधार पर उनमें क्या होता है, उनका वो हो जाता है कि क्या पौधों में जल और पोषक तत्वों के परिवर्तन के लिए, यानी उसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि पानी और जो भी न्यूट्रिशंस होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए आपका क्या उसमें आपके टिश्यूज़ हैं या नहीं हैं, उनके आधार पर भी उनका वर्गीकरण किया जाता है। बीज निर्माण, ठीक है, पौधों में बीज और फूल बनते हैं या नहीं, यानी कि उसमें क्या प्लांट्स में जो आपका सीड्स का जो आपका बनने का प्रक्रिया है वो होती है या नहीं होती, फ्लावर होता है या नहीं होता है। ठीक है, अगर इनमें बीज बनते भी हैं तो क्या बीज फलों के अंदर बंद होते हैं या फिर आपके नग्न होते हैं, है ना। तो कई प्रकार के ऐसे जो फल रहते हैं इनके बीज उनके अंदर होते हैं। आप बहुत सारे फल लेके आएंगे तो उनके बीज फलों के अंदर होते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से आपका इनके समूह जो हैं अपन अब उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो जो प्लांट किंगडम है उनको हम लोगों ने कई भागों में बांटा हुआ है। ठीक है, आपका पुष्पोद्भिद के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, अपुष्पोभिद के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखेंगे कि थैलोफाइटा, बायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जैसे शैवाल, कवक और लाइकेन जो है वो थैलोफाइटा का एक आपका पार्ट है। नग्नजीवी और आवृतजीवी, है ना, 1 जीवीय पन्नी और 2 जीवीय पन्नी। अब नग्नजीवी का मतलब ऐसा होता है कि फल के अंदर बीज नहीं होते हैं, ऊपर ही अपना रहते हैं और उसके फल के अंदर रहते हैं। तो इस प्रकार से इनका क्लासिफिकेशन है। अब उसको अपन थोड़ा सा और आगे देखते हैं। सबसे पहले देखोगे आप लोग थैलाफाइटा या शैवाल। ठीक है, इनका जो शरीर है
वो क्या होता है आपका सुविदित नहीं होता है, यानी इसमें जड़ तना पत्ती आपकी नहीं होती है, इस प्रकार के जो रहते हैं। इनमें संवहन ऊतक नहीं पाए जाते। उदाहरण सभी प्रकार के जितने भी प्रकार के एल्गीज या शैवाल होते हैं वो इसका उदाहरण है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इनको आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। चलिए सेकंड, माश या कई, है ना, पानी जहाँ से बह रहा होता है उस जगह पे क्या होती है, कई टाइप का एक ग्रीन कलर का एक आपका चिकना सा लेप पड़ जाता है, उसको हम लोग कई के रूप में जानते हैं, उसको माश कहते हैं, वो इसका एक उदाहरण होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे टेरिडोफाइटा। इनमें संवहन ऊतक जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें बीज नहीं होते। इनका उपयोग जो होता है एक तरीके से इनका जो प्रजनन बीजाणुओं के द्वारा इनका उपयोग होता है। फर्न या हॉर्सटेल आपका इसका एक उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म, है ना, अनावृत जीवी। इनमें संवहन ऊतक पाए जाते हैं और ये बीजधारी पौधे आपके होते हैं। इनमें बीज नग्न होते हैं, यानी ये किसी फल के अंदर आपके बंद नहीं होते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपना रहा, ये सबसे विकसित पौधे होते हैं कौन, एंजियोस्पर्म या आवृत जीवी, जिनमें संवहन ऊतक बीज और फूल आपके पाए जाते हैं। इनमें बीज फलों के अंदर बंद होते हैं। उदाहरण सभी प्रकार के फूल वाले पौधे जैसे घास है, फूल वगैरह, ये सारे के सारे रहते हैं। तो ये अपन लोगों ने पादपों का वर्गीकरण का हम लोगों ने थोड़ा सा जानकारी ली है। अब चलिए अपन स्टार्ट करते हैं कि इनसे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, जो अपन लोग अगले 2 लेक्चर में, कुछ आपको फैक्ट मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ, कुछ आपको मैं नेक्स्ट में दूंगा। तो करीब लगभग 130-135 फैक्ट या क्वेश्चन अपन एमसीक्यूज के माध्यम से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन कि निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जो है वो पिता कहा जाता है, यानी प्लांट किंगडम का फादर किसको कहा जाता है ना। एंगलर को कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है, लिनियस को कहा जाता है ना, थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। तो ये आप देखेंगे किसके लिए कहा जाता है, हम लोग लिनियस को जो है वो इसका जो है वो पिता कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन थे, लिनियस थे, थियोफ्रास्टस थे, इंचियंसन्स थे और एंगलर थे। तो इन चारों में से आपको बताना है, तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, किसके जो पिता थे वो आपके प्रतिपादक कौन थे, लिनियस थे, किसके, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक, है ना। नेक्स्ट फैक्ट अपन यहाँ पर देखेंगे कि सिस्टम नेचर जो है वो किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, डार्विन की है, लेमार्क की है, लिनियस की है या रॉबर्ट हुक की है। तो ये किसकी किताब है आपकी, लिनियस की आपकी ये किताब है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है पुष्पी पादकों को रखा गया है क्रिप्टोगैम्स में, फेनरोगैम्स में, बायोफाइट्स में या टेरिडोफाइट्स में। इन चारों में से इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा आपका, सेकंड नंबर वाला उत्तर आपका फेनरोगैम्स में पुष्पी पादकों को रखा गया है, यानी कि जो फल अपने जो पुष्प वाले पौधे वो होते हैं उनको आपका ये बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अपुष्पी पादपों को रखा गया है क्रिप्टोगैम्स में, फेनरोगैम्स में, बायोफाइट्स में या टेरिडोफाइट्स में। तो किस में रखा गया है, क्रिप्टोफाइट्स में आपका, क्रिप्टोगैम्स में जो अपुष्पी पौधे होते हैं उनके लिए आपका रखा गया है। नेक्स्ट देखेंगे अपन आगे कि वर्गीकरण की आधारीय जो इकाई है वो क्या है, क्या जीन्स है, फैमिली है, स्पेसीज है या ऑर्डर है। तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 3, स्पेसीज जो है वो वर्गीकरण आधारित आपकी इकाई है, ठीक है। तो ये आपके फैक्ट रहे हैं जो अपन लोगों ने यहाँ पर देखे हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि हाइड्रोफाइट्स जो हैं वो क्या होते हैं, क्या समुद्री जीव होते हैं, जलीय पौधे होते हैं, पादपों के रोग होते हैं, जड़ विहीन पौधा होता है, यानी ये क्या होता है। तो ये क्या होता है, एक आपका जलीय पौधा होता है, एक प्रकार का जलीय पौधा, ये आपको याद रखना है। क्लियर है ना ये। नेक्स्ट है द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को 2 शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके वंश या जाति को, जाति या किस्म को, कुल या वंश को, गण या कुल को। तो ये ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा ये आपको याद रखना है, वंश या जाति को आपका ये बताता है, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट अपन देखेंगे यहाँ पर कि जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, आवृत जीवी, अनावृत जीवी, टेरिडोफाइट्स या बायोफाइट्स, है ना। इन चारों में से जो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा आपका
कि अनावर्त जीवी होते हैं वो पौधे जिन पौधों में बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं। 10th क्वेश्चन है आपके सामने कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ल्यूवेन हॉक ने, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट कोच ने या लुई पास्कर ने? तो किसने की थी? ल्यूवेन हॉक ने जो है वो आपकी जीवाणु की खोज सर्वप्रथम की थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट फैक्ट आप यहाँ देखेंगे 11th नंबर का कि जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं, सभी जीवाणु विविध पोषी होते हैं, अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु आपके स्वपोषी होते हैं। ठीक है, सभी जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 आपको याद रखना है कि अधिकांश जीवाणु जो हैं वो विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ आपके स्वपोषी होते हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि ये गति नहीं कर सकते, इनमें कठोर कोशिकाएं भित्ति होती है, ये विखंडन द्वारा गुणन कर सकते हैं, ये सभी जगह आपके पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, इसमें कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। जीवाणु पौधों को माना गया है क्योंकि ये आपके कठोर कोशिका भित्ति इनमें आपकी रहती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है? कवक में, शैवाल में, जीवाणु में या ईस्ट में? तो माइटोकॉन्ड्रिया किस में नहीं होता है? जीवाणु में नहीं होता है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे कि जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? क्षण रूपी, गोल, सर्पिल या कोमा रूपी? तो किसके रूप में होती है? कि आपकी बेशिली या क्षण रूपी आपकी इसकी आकृति होती है, ये आपको याद रखना है। यानी 14th का जो है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इसका उत्तर है। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं गोलाणु, पाइब्रियो या दंडायु या कोमरूपी? तो क्या कहलाते हैं आपके? गोलाणु या, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अपन कि एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है? वाइब्रियो कहलाता है, बेसिलस कहलाता है, कोकस कहलाता है या स्पाइरुला कहलाता है? तो क्या कहलाता है आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका इसका आंसर होगा, कोकस कहलाता है। ठीक है। एक सर्पिल जीवाणु को हम लोग क्या कहते हैं? डिप्लो कोकस कहते हैं, बेसिलस कहते हैं, कोकस कहते हैं या स्पाइरिलम के नाम से इसको जाना जाता है? तो स्पाइरिलम इसका उत्तर होगा, ये आप याद रखेंगे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अपन देखेंगे यहाँ पर कि वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है? कवक में, लाइकेन में, जीवाणु में या हरे शैवाल में? तो किस में उपस्थित होता है आपका? ये जीवाणु में आपका उपस्थित होता है, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? शैवाल, कवक या जीवाणु या फिर कीट? तो क्या पाए जाते हैं सर्वाधिक संख्या में? इन चारों में से जीवाणु सबसे अधिक आपके पाए जाते हैं। जीवाणुओं में अभाव होता है किसका? कोशिका भित्ति का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का या माइटोकॉन्ड्रिया का या राइबोसोम का? तो किसका जीवाणुओं में किसका अभाव होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। यानी कोशिका भित्ति, प्लाज्मा और राइबोसोम जो है वो जीवाणुओं में पाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। कभी जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि क्या कोशिका भित्ति जो है वो जीवाणुओं में पाई जाती है या प्लाज्मा पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है? तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट है कि पाश्चर जो है वो प्रसिद्ध है किसके लिए? प्रोटीन संश्लेषण के लिए, सूक्ष्मदर्शी के अन्वेषण के लिए, रोगों की जर्म थ्योरी के लिए, शराब के किण्वन के लिए? तो रोगों की जर्म थ्योरी के लिए जो है वो आपका पाश्चर पद्धति जो है वो आपकी प्रसिद्ध है, ये आप याद रखेंगे। निम्न में से सबसे छोटा जीव क्या है? विषाणु, जीवाणु, माइक्रोप्लाज्मा या ईस्ट? तो क्या है इनमें से सबसे छोटा? माइक्रोप्लाज्मा, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? विनाइट्रिकारी जीवाणु, सड़ाने वाले जीवाणु या नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु या नाइट्रिकारी जीवाणु? तो इसका जो उत्तर है वो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे आप, मूल ग्रंथिकाओं पाई जाती हैं
कुछ नेग्यूमिशन पदार्थ पादपों अथवा आपका कुछ अन्य पौधों में भी, केवल कुछ नेग्यूमिनस पादपों में, सभी नेग्यूमिनस पादपों में, किंतु अन्य पौधों की आपकी इनमें कमी नहीं होती है, सभी पौधों में पाई जाती है। यानी जो मूल ग्रंथियां हैं वो किस में पाई जाती हैं? न्यू लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। 24वें का ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अपन देखेंगे यहाँ पर कि अधिक नमक वाले आचार में जीवाणु जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह आपके मर जाते हैं। अचार में जीवाणुओं के जीवित रहने के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ नहीं होते। लवण अर्थात नमक जो है वो जनन का संदमन करता है, ठीक है। जीवाणुओं को जनन के लिए पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता। तो ये इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रहते हैं, ठीक है। इसका रीजन क्या है कि ये जो जीव हैं वो द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह आपके मर जाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा इसका उत्तर होगा, ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है, ठीक है, कैरिलोबैक्टीरियम, ठीक है, एशेरिशिया कोलाई या वाइब्रियो कैलरी या बेसिलस एंथ्रेसिस। तो जो मानव की जो बड़ी आंत होती है उसमें क्या पाया जाता है? एशेरिशिया कोलाई नाम का आपका ये पाया जाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है, तपेदिक उत्पन्न करने वाला जो जीवाणु है वो क्या है? ठीक है, साल्मोनेला है, माइक्रोबैक्टीरियम है, डिप्लोकोकस है या स्ट्रेप्टोमाइसिस है। तो इसका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सेकंड, माइकोबैक्टीरियम। ठीक है, इससे क्या होता है? टीबी या तपेदिक आपका उत्पन्न होता है। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टिटोनी द्वारा, क्लोस्ट्रीडियम आपकी बोटुलिनम द्वारा या साइमोलेना टाइफोसिस द्वारा, बेसिलस एंथ्रोसिस के द्वारा। यानी भोजन की जो विषाक्तता है वो किससे उत्पन्न होती है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के द्वारा आपकी ये होती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं कवकों से, विषाणुओं से, जीवाणुओं से, आवृत जीवियों से। तो किससे प्राप्त होते हैं? ये जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, एक जीवाणु कोशिका 1 घंटे में 1 प्याला भरने के लिए 1 मिनट में 1 बार विभाजित होता है। आधा प्याला भरने के लिए इसे जो है वो कितना समय लगेगा? तो लगभग आप ये मानिए कि 59 मिनट आपका लगेगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन यौगिकरण में निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो फसल आपकी सहायक होती है? चावल, गेहूँ या फली या मकई। तो लगभग जो फलदार होते हैं वो पूरे के पूरे आपके इसमें होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेगी हीमोग्लोबिन जो है वो का क्या कार्य होता है? ठीक है, तो ऑक्सीजन का अनवोषण, ठीक है, जीवाणुओं का पोषण, जड़ों को लाल रखना, प्रकाश का अवशोषण। तो ऑक्सीजन का अवशोषण करना इनका आपका कार्य होता है, ये आप याद रखेंगे किसका? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया से होता है? मतलब कौन सा जो रोग है वो बैक्टीरिया से होता है? क्या तपेदिक होता है, पीलिया होता है, चेचक होता है या बस? तो क्या होता है आपका? तपेदिक, ये आप याद रखेंगे। चलिए, कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है वो जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? चेचक होता है, मेम्पस होता है, कुष्ठ होता है या दमा होता है? ठीक है, तो जो कुष्ठ है वो क्या होता है आपका? जीवाणु संक्रमण के कारण आपकी होती है। ठीक है, सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणु का नाश करना, जीवाणुओं के विकास की गति घटाना, जीवाणुओं को निष्क्रिय करना या जीवाणु के जीव द्रव का संकुचन करना। तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड आप याद रखेंगे। जीवाणुओं को निष्क्रिय करना जो है वो सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतकरण एक प्रक्रिया है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अपन देखेंगे यहाँ पर के द्वारा दूध खट्टा होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा या लिमिटोड के द्वारा। तो किसके द्वारा जो है वो दूध खट्टा होता है? वो आपका बैक्टीरिया के द्वारा, ये आप याद रखेंगे। दूध के दही के रूप में जमने का जो कारण है वो क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम,
ठीक है, स्पेडिलोकस या लैक्टोबैसिलस या खमीर। तो क्या है आपका लैक्टोबैसिलस। दलहनी फसलों में कौन सी जीवाणु जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण आपका करता है। तो क्या करता है, क्या एजेटोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर, राइजोबियम या सीडोमोनास। तो क्या करता है आपका ऑप्शन नंबर 3 राइजोबियम जो है वो आपका दलहनी फसलों में जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण आपका करता है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपके सामने, सर्वप्रथम विषाणु की खोज जो है वो किसने की थी। स्टॉकमैन ने की थी, इवानोव्स्की ने की थी, स्टैनले ने की थी या स्मिथ ने की थी। तो इवानोव्स्की ने जो है वो आपकी सर्वप्रथम वायरस की खोज की थी, ये आप याद रखेंगे। विषाणु माने जाते हैं सजीव पदार्थ, निर्जीव पदार्थ। सजीव और निर्जीव के बीच एक आपका ट्रांजिशनल ग्रुप या सजीव को गुणन की शक्ति खो चुके ऐसे जीवाणु आपके जीव पाए जाते हैं। तो क्या होता है, सजीव और निर्जीव के बीच आपका ट्रांजिशनल ग्रुप होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपके विषाणु का नाम इसको दिया जाता है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अपन यहाँ पर देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस में एंजाइम्स नहीं होते। शैवाल में, विषाणु में, लाइकेन में या जीवाणु में। तो किस में आपके एंजाइम्स नहीं होते हैं, विषाणु में जो है वो आपके एंजाइम्स नहीं होते हैं। टीएमबी शब्द संबंधित है जीव उत्पत्ति से लेकर जैव विकास से लेकर विषाणुओं से लेकर या विषाणुओं के प्रजनन से लेकर। तो ये किससे संबंधित है, विषाणुओं से संबंधित है आपका टीएमबी शब्द, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है जीवाणु से, कवक से, विषाणु से, प्रोटोजोआ से, ठीक है। तो काय से होता है आपका ये, विषाणु से जो है वो आपका ये रोग उत्पन्न होता है, आप याद रखेंगे। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है, मम्स, हाइड्रोफोबिया, पीलिया या चेचक, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिया ये आपको याद रखना है। चेचक के लिए टीके का विकास किया गया है मिल्स्टीन ने, लुई पास्कर ने, एडवर्ड जेनर ने या बॉकशमैन ने। तो एडवर्ड जेनर ने जो है वो आपका चेचक के लिए आपका विकास किया है, किसका, टीके का। यानी इसकी जो दवाई है वो किसने बनाई है, आपका एडवर्ड जेनर ने बनाई है। विषाणु वृद्धि करता है मृत शरीर का, जीवित कोशिका में या पानी में या चीनी के विलयन में। तो किस में करता है आपका ये, जीवित कोशिका में करता है, ये आपको याद रखना है। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि इनमें उत्पत्ति परिवर्तन हो सकता है, ये क्रिस्टाइल होते हैं, ये वृद्धि कर सकते हैं, ये गुणन कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये क्रिस्टाइल हो सकते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखेंगे कि एंजाइम्स अनुपस्थित होते हैं कवकों में, विषाणुओं में, सिलाइन मोल्टस में या जीवाणुओं में। इसमें आपके विषाणुओं में, ये आपको याद रखना है, क्लियर है ना। तो ये कुछ फैक्ट रहे जो अपन लोगों ने आज यहाँ पर डिस्कस किए हैं। इन सारे फैक्ट्स को आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। इन्हें मैंने लगभग आपको सारी बातें बताई हैं। तो जो जो क्वेश्चन आपको यहाँ बताए हैं उन सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट रहा है। अगले पार्ट्स में अपन लोग क्या कर रहे हैं, इसका एक और वीडियो में आपको लेके आऊँगा जिसमें पादप जगत का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पर कवर होगा। तो 2 पार्ट्स में आपको यहाँ बता रहा हूँ। वैसे साइंस के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप कम से कम 50 से 60 लेक्चर में लगभग साइंस के सारे जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन हैं, चाहे आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, ठीक है, बायोलॉजी हो, ये आपका कंप्लीट हम करा देंगे। और साथ में इसके हम कंप्यूटर को भी मान के चलिए क्योंकि वही भी एक साइंस का ही पार्ट माना जाएगा, तो उसके भी हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे। तो लगभग इस सीरीज़ को मैंने 2500 प्लस MCQ नाम दिया है, लेकिन आप ये मानिए कि चलिए अगर आप ये पूरा करते हैं तो कम से कम आपके पास 5000 फैक्ट होंगे जब आप ये पूरी सीरीज़ को अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये इसका सेकंड पार्ट है, दूसरा लेक्चर है। आगे आपको और भी लेक्चर उपलब्ध होने वाले हैं। तो बिल्कुल आप लोग ये पूरी सीरीज को देखिए। एक एग्ज़ाम से ही मतलब नहीं है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम में ये साइंस आता है, जिस एग्ज़ाम में वहाँ पर आपका इस सीरीज़ को आप पूरा कर लीजिए। लगभग 60 या 65 जितने भी लेक्चर आपको रहेंगे वो पूरे के पूरे आप अच्छे से कर लेंगे। तो लगभग ये उम्मीद रहेगी कि आपका मैक्सिमम साइंस का पोर्शन इससे कंप्लीट होगा। वैसे तो मैं बिल्कुल आपको बोल सकता हूँ कि इससे बाहर नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आप ये मान के चलिए कि लगभग आप इससे बहुत कुछ अच्छा महसूस करेंगे इस साइंस को अच्छे से पढ़ के। इसमें मैंने पहले आपको कुछ थ्योरी भी बताया हूँ।
अब जैसे कि इसका जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा तो उसमें हम लोग केवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, करीब 70 से 80 फैक्ट आपको मैं उसमें और बताऊँगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमसे। सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर चल रहे हैं, मैथ को भी पढ़िए आप लोग। हमारे चैनल पे डेली करंट अफेयर्स का वीडियो भी आपको उपलब्ध होता है, उसको भी आप लोग अच्छी तरीके से देखिए और जुड़े रहिए हमसे। अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।